हेलो दोस्तों, संदीप शर्मा टैक्स सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप शर्मा आज आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो। आज हम देखेंगे इनकम टैक्स का एक सेक्शन है 43BH। आज हम इनकम टैक्स के सेक्शन 43BH के बारे में बात करेंगे। कौन से एक्ट के तहत ये क्लॉज लाया गया, आज हम सारी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है सेक्शन 43BH न्यू टैक्स रूल फॉर पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस। यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, इन ए प्रोएक्टिव मेजर टू सपोर्ट माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज द रिसेंट फाइनेंस एक्ट हैज मॉडिफाइड सेक्शन 43B of Income Tax Act, introducing crucial provision under Clause H applicable from the assessment year 24-25। कहने का क्या मतलब है, गवर्नमेंट ने माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज को सपोर्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए फाइनेंस एक्ट में इनकम टैक्स के एक सेक्शन को मॉडिफाई किया है, जो है सेक्शन 43B। उसमें एक क्लॉज इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है क्लॉज H। वो एप्लीकेबल है आपका असेसमेंट ईयर 24-25 से। ये मान के चलिए जो आपका फाइनेंशियल ईयर है 23-24, जो कि अब 31 मार्च को हमारा क्लोज होने वाला है, ये जो क्लोज एप्लीकेबल है 1/4/2023 से आपका एप्लीकेबल माना जाएगा। यहाँ पर लिखा है एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2024-2025। तो इसका जो हमारा फाइनेंशियल ईयर हुआ वो हुआ फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो ये 1/4/2023 से एप्लीकेबल है। दिस क्लॉज इज एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ परचेजेज मेड फ्रॉम द एंटरप्राइजेज विच हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर MSME एक्ट 2006। जो आपके सप्लायर MSME में रजिस्टर्ड हैं, उनसे आप किसी भी प्रकार की परचेज कर रहे हैं तो ये क्लॉज सभी पर एप्लीकेबल है। दिस क्लॉज इज एप्लीकेबल ऑन माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज। ये क्लॉज ओनली माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज पर एप्लीकेबल है, ये मीडियम एंटरप्राइजेज पर एप्लीकेबल नहीं है। ये क्लॉज जो है, जो हमारा नया क्लॉज है, ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज पर ही एप्लीकेबल है, ये मीडियम एंटरप्राइजेज पर अभी एप्लीकेबल नहीं है। अब समझते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज क्या है, क्या डिफरेंस होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में। तो हम एक बार इसको समझ लेते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज किसे कहते हैं, क्या डिफरेंस होता है तीनों में, और ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज पर ही ये क्लॉज एप्लीकेबल है, मीडियम एंटरप्राइजेज पर अभी ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेज एंड एंटरप्राइजेज शैल बी क्लासिफाइड एज ए माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, ए माइक्रो एंटरप्राइजेज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज। कहने का क्या मतलब है, एक माइक्रो एंटरप्राइजेज का जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में या इक्विपमेंट में, उसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और उसकी जो टर्नओवर है 5 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। 5 करोड़ से कम है तो क्या होगा, माइक्रो एंटरप्राइजेज होगा। इसके बाद जो हमारा स्मॉल एंटरप्राइजेज है, ए स्मॉल एंटरप्राइजेज का क्या क्राइटेरिया है वो आपको मैं बता देता हूँ। वेयर द इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ रुपीज। एक स्मॉल एंटरप्राइजेज वो होगा जिसकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में 10 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, और जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, वो एक स्मॉल एंटरप्राइजेज होगा। स्मॉल एंटरप्राइजेज जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, और उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट में, वो 10 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, वो क्या होगा, स्मॉल एंटरप्राइजेज होगा। यहाँ पर मैं मीडियम एंटरप्राइजेज को भी आपको बता देता हूँ। ए मीडियम एंटरप्राइजेज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़ रुपीज।
कहने का क्या मतलब है, एक मीडियम इंटरप्राइजेज वो होगा जिसने इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीन एंड इक्विपमेंट में उसकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए एंड उसकी टर्नओवर 250 करोड़ 250 करोड़ से कम की होनी चाहिए, तो वो क्या होगा, मीडियम एंटरप्राइजेज होगा। अब आपको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में डिफरेंस पता चल गया होगा। माइक्रो एंटरप्राइजेज कौन से होंगे, माइक्रो एंटरप्राइजेज की टर्नओवर क्या होनी चाहिए, स्मॉल एंटरप्राइजेज क्या है, इसकी टर्नओवर क्या होनी चाहिए, मीडियम एंटरप्राइजेज किसे कहते हैं, इनकी टर्नओवर क्या होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट क्या होने चाहिए। अब हमने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को समझ लिया है। अभी यहाँ पर जो ये क्लॉज एप्लीकेबल है ओनली माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज पर ही एप्लीकेबल है, ये मीडियम एंटरप्राइजेज पर एप्लीकेबल नहीं है। अब आगे समझते हैं इम्पैक्ट ऑन टैक्सेबल इनकम। इसका इम्पैक्ट टैक्सेबल इनकम पर कैसे पड़ेगा वो हम समझ लेते हैं। इफ पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैज़ नॉट बीन मेड इन स्पेसिफाइड टाइम, यदि आपने इस माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज को एक स्पेसिफाइड टाइम तक पेमेंट नहीं की, स्पेसिफाइड टाइम क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, ये स्पेसिफाइड टाइम क्या है। यदि आपने एमएसएमई में जो सप्लाई रजिस्टर्ड हैं, आप उनसे गुड्स या सर्विस परचेज कर रहे हैं और आपने उनको पेमेंट एक स्पेसिफाइड टाइम तक नहीं की, तो होगा क्या, देन दैट अमाउंट शैल बी एडेड टू द टैक्सेबल इनकम ऑफ असेसी इन प्रीवियस ईयर ऑफ नन पेमेंट ऑफ सच अमाउंट। कहने का क्या मतलब है, जो अमाउंट आपने स्पेसिफाइड टाइम तक पे नहीं किया वो अमाउंट आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, 1,00,000 रुपए की आपने एमएसएमई सप्लायर से परचेज की और उसको आपने 80,000 रुपये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले पेमेंट कर दी, लेकिन जो 20,000 रुपये बचा आपका वो आपने नेक्स्ट ईयर पे किया, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में पे किया। जो 20,000 रुपये आपका जो 24-25 में आप पे कर रहे हैं वो आपकी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो आपका प्रॉफिट है उसमें वो ऐड कर दिया जाएगा। आपको ध्यान रहे जो एमएसएमई से आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं तो आप 31 मार्च से पहले उसको पेमेंट कर दें, नहीं तो जो आपकी परचेज है, जो आपके एक्सपेंस हैं वो डिसअलाउ हो जाएंगे। जब आप उसे पेमेंट करेंगे वो तभी आपको अलाउ होंगे। इसके बाद हैज़ टू बियर द टैक्स लायबिलिटी ऑन सच अमाउंट, जो भी आपका अमाउंट है उस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी निकाल दी जाएगी और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यदि आपने एमएसएमई सप्लायर से कुछ भी परचेज किया और आपने स्पेसिफाइड टाइम तक पेमेंट नहीं की, जो आपकी परचेज है या आपके एक्सपेंस हैं वो क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे। आपको वो एक्सपेंस या परचेज तभी अलाउ होंगे जब आप उसे पेमेंट कर देंगे। इसके बाद द असेसी गेट डिडक्शन प्रीवियस ईयर इन विच पेमेंट हैज़ बीन मेड। असेसी प्रीवियस ईयर में उसकी डिडक्शन तभी ले पाएगा जब उस परचेज की या उस एक्सपेंस की वो पेमेंट कर देगा। इसके बाद इफ़ एन एंटरप्राइजेज टू मेक पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज इन अबव स्पेसिफाइड पीरियड, ऐसे सप्लायर जो एमएसएमई एक्ट 2006 में रजिस्टर्ड हैं और आपने उनसे कुछ परचेज किया और उनको आपने स्पेसिफाइड पीरियड तक पेमेंट नहीं की, तो क्या होगा, देन इट हैज़ टू मेक पेमेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट at monthly rates to supplier at 3 times the bank interest notified by Reserve Bank of India। तो क्या होगा, आपको मंथली बेसिस पर अपने सप्लायर को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो बैंक इंटरेस्ट है उसका 3 गुना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। इससे ध्यान रहे अपने क्रेडिटर की लिस्ट चेक कर लें जिनसे भी आप परचेज कर रहे हैं कि उसमें कोई एमएसएमई में रजिस्टर तो नहीं है, क्या हमने जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है उसमें पेमेंट कर दी है या नहीं की है। नहीं की है तो उसे आप पेमेंट कर दें, नहीं तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो बैंक इंटरेस्ट नोटिफाई किया गया है उसका 3 गुना आपको इंटरेस्ट अपने सप्लायर को पे करना पड़ सकता है। आप कहोगे सप्लायर ने हमसे इंटरेस्ट मांगा ही नहीं तो हम
क्यों दें? तो यहाँ पर इट शुड मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इवन इफ नॉट डिमांडेड बाई सप्लायर। यदि आपका सप्लायर डिमांड नहीं कर रहा है किसकी, इंटरेस्ट की, तो भी आपको इंटरेस्ट देना चाहिए। अभी हम यहाँ पर स्पेसिफाइड टाइम की बात कर रहे थे, वो कहाँ लिखी है? ये एमएसएमई एक्ट 2006 के सेक्शन 15 में जो टाइमलाइन है वो बताया गया है। जो एमएसएमई में आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है, यदि आप उससे परचेज कर रहे हैं, आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है टाइम पीरियड का, तो आपको ऑन और बिफोर एग्रीड डेट और 45 डेज, यदि आपने अपने सप्लायर के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, उसमें एग्रीड डेट जो पेमेंट की डेट है वो एग्रीमेंट में लिखी हुई है, तो आपको उससे पहले अपने सप्लायर को पेमेंट करनी होगी। जो एग्रीमेंट में डेट लिखी हुई है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 45 डेज। इससे ज़्यादा आप एग्रीमेंट में डेट नहीं लिख सकते। 45 डेज मैक्सिमम होगा पेमेंट करने के लिए। विच एवर इज अर्लियर, जो कि आपकी पहले होगी। जैसे आपने एग्रीमेंट में, जो सप्लायर के साथ एग्रीमेंट है उसमें 30 डेज लिखा है, तो आपको 30 डेज तक आपको पेमेंट करनी होगी। मैक्सिमम आपको 45 डेज का टाइम पीरियड मिलता है। यदि आपने सप्लायर के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है तो आप 45 डेज तक आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपने विदाउट एग्रीमेंट, यदि आपने सप्लायर के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया, तो आपको 15 दिन के अंदर उसे पेमेंट करनी पड़ेगी विद इन 15 डेज। यहाँ पर आपकी पेमेंट डेडलाइन दे रखी है, यहाँ पर आपको सिचुएशन दे रखी है। यदि आपने एग्रीमेंट किया हुआ है तो मैक्सिमम आप 45 डेज तक पेमेंट कर सकते हैं, और आपने कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा है तो आपको 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पर अब आपको टाइम पीरियड पता चल गया होगा। यदि आपने अपने सप्लायर के साथ कोई एग्रीमेंट कर रखा है तो आपको मैक्सिमम 45 डेज का टाइम पीरियड मिलता है पेमेंट करने के लिए। यदि आपने कोई पेमेंट का एग्रीमेंट नहीं कर रखा है अपने सप्लायर के साथ, तो आपको 15 दिन के अंदर उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। नहीं तो आपको जो आरबीआई का जो बैंक इंटरेस्ट नोटिफाइड है उसका 3 टाइम आपको इंटरेस्ट लग जाएगा, यदि आपने 45 दिन या 15 दिन के बाद अपने सप्लायर को पेमेंट की। तो यहाँ पर देखेंगे ये कब से एप्लीकेबल है क्लॉज। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 1/4/2023 से एप्लीकेबल है। परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस फ्रॉम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। यदि आपने गुड्स या सर्विस परचेज की किससे? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज से, मेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 के बाद आपने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज से गुड्स या सर्विस परचेज की हैं, तो किस में कवर्ड होंगी? सेक्शन 43B(H) में। तो आपको पेमेंट 1/4/2023 के बाद आपने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज से कुछ भी परचेज किया है, कुछ सर्विस परचेज की हैं या गुड्स परचेज की हैं, तो आप इस सेक्शन में कवर्ड हैं, सेक्शन 43B(H) में। इस पेमेंट डेडलाइन का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपको इंटरेस्ट लग सकता है। इसके बाद एंटरप्राइजेज नीड टू पे टू माइक्रो एंड स्मॉल सप्लायर विद इन 15 या 45 डेज। यदि आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज से कुछ भी परचेज करते हैं तो आपको कब तक पेमेंट करनी है? विद इन 15 डेज या 45 डेज तक आपको पेमेंट करनी होगी। इसके बाद इफ पेमेंट इज नॉट मेड विद इन अबव टाइम पीरियड, द अमाउंट विल बी एडेड टू द टैक्सेबल इनकम। कहने का क्या मतलब है? यदि आपने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज को टाइम पीरियड तक, टाइम पीरियड कौन सा? 15 या 45 डेज तक आपने पेमेंट नहीं की, वो अमाउंट आपके टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दी जाएगी। जो भी आपकी बुक का प्रॉफिट होगा उस टैक्सेबल इनकम में ये आपका अमाउंट ऐड कर दिया जाएगा। इन केस देयर इज नो रिटर्न एग्रीमेंट, यदि आपका कोई रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं है तो पेमेंट आपको कब तक करनी है? विद इन 15 डेज। विद इन 15 डेज करनी ही करनी है, यदि आपका कोई रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं है तो। इफ़ देयर इज ए रिटर्न एग्रीमेंट, यदि आपका रिटर्न एग्रीमेंट है तो आपको मैक्सिमम आप 45 डेज तक पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपका रिटर्न में एग्रीमेंट है तो आप 45 डेज तक पेमेंट कर सकते हैं, और यदि आपका रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं है तो आपको केवल 15 दिन के अंदर ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक नोट है, एक्सपेंस इंक्लूड परचेज एज वेल। जो भी आपके एक्सपेंस हैं, परचेज हैं, सारे कुछ इंक्लूड है इसमें। आपके मन में एक सवाल और आएगा, जो हमने इंटरेस्ट पे किया है अपने सप्लायर को, क्या हम उसकी
डिडक्शन हमें अलाउ है सेक्शन 37 में, आपको उसकी डिडक्शन भी अलाउ नहीं होगी सेक्शन 37 में। यहाँ पर क्या लिखा है, अंडर सेक्शन 16 इज इंटरेस्ट एक्सपेंस इज इन नेचर ऑफ पेनल इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर्ड फॉर डिले पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, यदि आपने डिले पेमेंट की है और उस पर आपने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज को इंटरेस्ट पे किया है, इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 37 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो वो क्या होगा, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 37 में वो अलाउ नहीं होगा। तो ये आप समझ लें, जो आपने इंटरेस्ट पे किया है वो आपको अंडर सेक्शन 37 में अलाउ नहीं होगा, वो एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर एक नोट देखेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ बायर अंडर MSME एक्ट 2006 इज नॉट मैंडेटरी। आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि हमारा सप्लायर तो MSME में रजिस्टर्ड है, क्या हम उससे परचेज कर रहे हैं, क्या हमें भी MSME में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा? जो बायर है उसको भी MSME में रजिस्टर होना पड़ेगा? ये मैंडेटरी नहीं है। यदि आपका सप्लायर MSME में रजिस्टर्ड है और आप उससे कुछ परचेज कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप MSME में रजिस्टर्ड हों। ये बायर के लिए ज़रूरी नहीं है, आपको अपने ओनली सप्लायर को देखना है जिससे आप परचेज कर रहे हैं, कहीं वो MSME में रजिस्टर्ड तो नहीं है। यदि रजिस्टर्ड है तो आपको जो टाइम पीरियड ऊपर दिया गया है 15 या 45 डेज का, आपको उस टाइम पीरियड में उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। ये क्लॉज एप्लीकेबल है 1/4/2023 से, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपका एक सप्लायर है जिसका नाम है A, हैज सोल्ड गुड्स टू B ऑन 1 जुलाई 2023 को। A ने गुड्स सोल्ड किए B को 1 जुलाई 2023 को। एक माइक्रो एंटरप्राइजेज है, जो सप्लायर है A, उसने जो गुड्स सोल्ड किए हैं वो माइक्रो एंटरप्राइजेज है, MSME में रजिस्टर्ड है। B हैज़ मेड पेमेंट टू A, B ने A को पेमेंट कब की है, 1 फरवरी 2023 को। एज B हैज़ मेड पेमेंट टू A बिफोर 31 मार्च 2024 बट आफ्टर 45 डेज। कहने का क्या मतलब है, जो B ने A को पेमेंट की है वो 31 मार्च 2024 से पहले तो कर दी, लेकिन जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है उसके बाद की है, जो 45 डेज का जो हमारा क्राइटेरिया है उसके बाद की है। इस सिचुएशन में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 वी विल अलाउ पेमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 बट B हैज टू मेक पेमेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एट मंथली रेट्स टू A at 3 times the bank rate notified by RBI, even if not demanded by A, calculated from due date till date of payment। कहने का क्या मतलब है, इनकम टैक्स 1961 के अकॉर्डिंग B ने A को जो पेमेंट की है फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले कर दी, तो उसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एक्सपेंस की वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। यदि उसने कुछ गुड्स परचेज किए हैं और उसने पेमेंट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले कर दी, तो उसे उसी फाइनेंशियल ईयर में उस परचेज की डिडक्शन मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ उसने 1 फरवरी 2024 को पेमेंट की है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 क्लोज होने से पहले उसने पेमेंट कर दी, तो उसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही उस एक्सपेंस या परचेज की जो पेमेंट है उसी फाइनेंशियल ईयर में अलाउ होगी। यदि वो 1/4/2024 के बाद पेमेंट करता, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में पेमेंट करता, तो उसे उस पेमेंट की जो डिडक्शन है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ही मिलती। 23-24 में वो डिसअलाउ हो जाती क्योंकि उसने फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले पेमेंट नहीं की। यदि वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में पेमेंट नहीं करता है तो उसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो डिसअलाउ हो जाएगी। यदि वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में पेमेंट करता है, 1 अप्रैल के बाद पेमेंट करता है, तो उसे उसी फाइनेंशियल ईयर में उसकी डिडक्शन मिलेगी जिस फाइनेंशियल ईयर में वो पेमेंट कर रहा है। अब आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पर
कि जिस फाइनेंशियल ईयर में वो पेमेंट करेगा, जो गुड्स एमएसएमई से परचेज किए हैं, एमएसएमई डीलर से परचेज किए हैं, एमएसएमई सप्लायर से परचेज किए हैं, वो उसको जिस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करता है उसे उसी फाइनेंशियल ईयर में उसकी डिडक्शन मिलेगी। जिस फाइनेंशियल ईयर में वो पेमेंट नहीं करता है उस फाइनेंशियल ईयर में वो क्या हो जाएगी, परचेज या एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएंगे। वो तभी अलाउ होंगे जब वो पेमेंट कर देगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले उसने पेमेंट तो कर दी, डिडक्शन तो क्लेम कर लेगा, लेकिन जो 45 डेज का जो क्राइटेरिया है उसने वो फुलफिल नहीं किया, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, मंथली इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 3 टाइम्स द बैंक रेट नोटिफाइड बाई आरबीआई। जो आरबीआई के बैंक रेट नोटिफाइड हैं उसका 3 टाइम इंटरेस्ट बी को पे करना पड़ेगा। यदि ए इंटरेस्ट की डिमांड नहीं करता है तो भी बी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कब से देगा, बी ने गुड्स जब परचेज किए उसकी जो 45 डेज की जो पेमेंट की ड्यू डेट है उसके बाद जब उसने एक्चुअल पेमेंट की है उस दिन तक का वो क्या करेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बी ए को दे देगा। फर्दर दिस इंटरेस्ट एक्सपेंस इज डिसअलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो क्या होगा, डिसअलाउ होगा, वो आपको उस एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो क्या होगा, डिसअलाउ होगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ इलिस्ट्रेशन है, जैसे कि एमएसएमई से आपने कुछ परचेज किया और उसकी जो ड्यू डेट है पेमेंट करने की वो क्या है, एमएसएमई एक्ट के तहत 31 मई है। लेकिन जो एक्चुअल पेमेंट की डेट है, जो एक्चुअल पेमेंट की गई है वो क्या है, 31 मार्च 2024 है। अब इससे होगा क्या, जो एक्चुअल पेमेंट की डेट है वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले ही कर दी गई है, लेकिन 45 डेज या 15 दिन के बाद की गई है, तो एक्सपेंस हमें क्या होगा, अलाउ होगा। जो हम एक्सपेंस क्लेम कर रहे हैं वो क्या होगा, अलाउ होगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। क्यों होगा, क्योंकि हमने फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले ही अपने सप्लायर को पेमेंट कर दी है। जो हमने टाइम लिमिट के बाद पेमेंट की है तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अपने सप्लायर को। लेकिन हम एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं क्योंकि हमने फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले ही अपनी पेमेंट कर दी है। तो यहाँ पर देखेंगे एक्सपेंस क्लेम अलाउ होगा यहाँ पर इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, क्योंकि हमने पेमेंट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले ही कर दी है। इवन थ्रू पेमेंट वाज मेड ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24, क्योंकि हमने लास्ट डे 31 मार्च 2024 को पेमेंट की है, जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने का लास्ट दिन होता है। इट्स स्टिल अलाउड एज ए डिडक्शन इन दैट ईयर बिकॉज इन फॉल्स विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर एज द ड्यू। सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर जब आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको उसकी डिडक्शन उसी फाइनेंशियल ईयर में मिल जाती है। एक इलिस्ट्रेशन सेकंड है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो एक्चुअल पेमेंट की जो डेट है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में की गई है। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से आपने परचेज की जो ड्यू डेट है एमएसएमई एक्ट के तहत जिस डेट को आपको पेमेंट हो जानी चाहिए थी वो है 31 मई 2023, सेम डेट है। एक्चुअल पेमेंट की जो डेट है वो 1 अप्रैल 2024 है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट की गई है, ये विद इन फाइनेंशियल ईयर में नहीं की गई। जैसे ही हमने यहाँ पर विद इन फाइनेंशियल ईयर पेमेंट कर दी थी तो हमें उसी फाइनेंशियल ईयर में उस एक्सपेंस की डिडक्शन अलाउ की गई थी। यहाँ पर हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट की है तो हमें एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं क्या, नॉट अलाउ इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। इस 23-24 की जो हमने पेमेंट 1 अप्रैल 2024 को की, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में की, तो हमें कब वो अलाउ होगी, ये 24-25 में ही अलाउ होगी। हम 23-24 में
इसकी डिडक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमने विद इन फाइनेंशियल ईयर पेमेंट नहीं की है, हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट की है। अब आपको यहाँ पर ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर हमने विद इन फाइनेंशियल ईयर पेमेंट का बताया था। यदि आप विद इन फाइनेंशियल ईयर या लास्ट डे वाले दिन भी आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में उसकी डिडक्शन आप ले पाएंगे। यदि आप उस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट नहीं करते हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करते हैं, तो आपको जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने पेमेंट की है उसी फाइनेंशियल ईयर में आप उसकी डिडक्शन ले पाएंगे। मुझे आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।